बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। अब अपने को इकोनॉमिक्स में एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कवर करना है, और ये चैप्टर ना अपने को थोड़ा सा कई बार परेशान भी करता है, क्योंकि इसमें सारे कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। तो अगेन एक कोशिश यही है कि इस चैप्टर का एक समरी वे में हम रिवीजन कर लें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप ये सारी समरी चीजें कर लोगे तो मैक्सिमम चैप्टर आपको समझ में आएगा। बाकी आप डिटेल्ड क्लास भी अगर किसी को चाहिए हो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की, तो मेरे से ले सकते हो, जो डिटेल्ड वाली है वो भी ले सकते हो। बट एग्जाम टाइम पे तो अगर हमने पूरा नहीं भी पढ़ा है, सिर्फ इस समरी को करोगे, काफी कुछ चैप्टर अपने हाथ में आ जाएगा। बाकी आप मेरे नोट्स से पढ़ लेना, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसके कंप्लीट नोट्स आपको शेयर कर दूंगा जैसे मैंने आपको बाकी चैप्टर्स के किए हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले एक बेसिक चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, चैप्टर का क्या नेम है हमारा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो सबसे पहली चीज अपने को एक छोटा सा टॉपिक देख लेना है, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि भाई एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है। मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में बताता हूं। हमारी कंट्री में जितने लोग हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? हमारी कंट्री में जितने लोग हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, उन गुड्स एंड सर्विस को खरीदने में जो एक्सपेंडिचर आएगा वो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड किसी पर्टिकुलर गुड या किसी पर्टिकुलर सर्विस की डिमांड नहीं है, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में जितने गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं सबकी टोटल डिमांड है। एक तो ये समझिए। दूसरी चीज ये समझिए, इकोनॉमिक्स में हम जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं वो कीनीशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसमें एस्टिमेटेड या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड को देखा जाता है, जिसे एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड भी बोला जाता है। हम एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, जिसे एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ रहे हैं, यहां पे हम कौन सी एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं? एस्टिमेटेड या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं, जिसे एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड भी कहा जाता है। हम कौन सी एग्रीगेट डिमांड नहीं देख रहे हैं? हम एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड नहीं देख रहे हैं, जिसे एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड भी कहा जाता है, जिसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज द सम total of expenditure that people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy during an accounting year at different levels of income। different level of income पर एक साल में इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज लोग खरीदने की क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? एग्रीगेट डिमांड। देखो एग्रीगेट डिमांड को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल माने टेबल बनेगी। आज मान लीजिए मैं इकोनॉमी में बोलता हूं कि जो वाई है, वाई माने इनकम, वाई से क्या डिनोट होती है? इनकम। मान लीजिए इनकम 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है। ये डिफरेंट लेवल की इनकम हो गई। अब इस पे डिफरेंट एग्रीगेट डिमांड देख लो। मान लो एग्रीगेट डिमांड 30 है, 40 है,
45 है, 50 है, 60 है, 65 है, 70 है, ऐसे अपनी एग्रीगेट डिमांड चल रही है। तो अभी अपन ने इस टेबल से एक चीज समझनी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, देखो आज मेरी जैसे जैसे इनकम बढ़ी, जैसे जैसे मेरी क्या बढ़ी, इनकम बढ़ी, वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। तो आज इस टेबल को एक चीज समझ में आती है देखकर कि इनकम में और एग्रीगेट डिमांड में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऑब्वियस है अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगा। तो अब अपने को यहां पे एक टर्म आना चाहिए, एडी शेड्यूल। व्हाट इज एडी शेड्यूल? बोले ये एक टेबल है जो शो करती है, क्या शो करती है, एग्रीगेट डिमांड शो करती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, यार ये बताओ एडी शेड्यूल क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? एडी शेड्यूल is a table showing aggregate demand at different levels of income at different levels of income in the economy। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अपने को यह बात याद रखनी है। दूसरी बात यह याद रखनी है कि इस टेबल को देखकर यह पता चलता है कि एग्रीगेट डिमांड में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। तो एक बात क्या याद रखनी है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। एज द इनकम राइजेस एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझनी है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है। तो आपको समझना है इनकम जीरो भी होगी तो इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम एग्रीगेट डिमांड होगी होगी। इकोनॉमी में लोग कंजम्पशन बंद नहीं कर सकते। आज अगर इनकम जीरो होगी तो मैं कंजम्पशन कहां से करूंगा? या तो मेरी सेविंग्स में से करूंगा या किसी से लोन लेकर करूंगा। अरे भैया, आदमी कमाना बंद कर देगा तो भी रोटी खाना थोड़ी ना बंद करेगा। तो एक चीज और समझ में आती है, एक चीज और समझ में आती है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ, there is always some minimum level of aggregate demand even when y is equal to 0। और ये कहां से होगी, ये कहां से होगी, ये जो डिमांड है ये हम फुलफिल कहां से करेंगे? ये हम फुलफिल करेंगे या तो आउट ऑफ सेविंग्स फुलफिल करेंगे या हम ये फुलफिल करेंगे आउट ऑफ बोरोइंग्स। तो हमने को समझना है इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड तो होगा ही होगा। और एक चीज और समझनी है, एक चीज और समझनी है, वो क्या समझना है? आप देखो इनिशियल स्टेजेस में क्या था, इनकम ज्यादा थी, इनकम कम थी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी, इनकम कम थी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी। लेकिन एक स्टेज के बाद इनकम ज्यादा है पर डिमांड थोड़ी कम है। तो आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम हम सारी इनकम को स्पेंड नहीं करते, कुछ इनकम को सेव कर लेते हैं। तो इसलिए आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड यानी कम रह जाएगी किससे? इनकम से, क्योंकि पार्ट ऑफ इनकम इज नाउ गोइंग इनटू सेविंग्स। आती है बात समझ में? तो अपने को क्या याद रखनी है, एक और लास्ट बात, आफ्टर अ सर्टेन लेवल, after a certain level of y, AD lags behind y because part of income is saved। बिकॉज हम पार्ट ऑफ इनकम को क्या करना चालू कर चुके हैं? सेव करना चालू कर चुके हैं। बोलो आया कि नहीं आया? अब इसी का आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है। जब आप एडी शेड्यूल का या एडी के बिहेवियर का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा एडी कर्व। क्या निकल कर आएगा बेटा? एडी कर्व। एडी कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। आती है बात समझ में? ठीक है, मुझे 1 मिनट अलाउ कीजिए बस।
स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन ने एडी शेड्यूल तो समझ लिया, क्या समझ लिया? एडी शेड्यूल तो समझ लिया। अब क्या समझेंगे बताओ? एडी कर्व। तो एडी कर्व क्या है बताओ? पहले तो एडी कर्व हमें बनाना सीखना है। पहले तो हमें एडी कर्व बनाना सीखना है। चलो बनाना तो सीख लेंगे, बनाना सीखने में तो कुछ भी नहीं है। पहले ये समझो, अगर आपसे कोई पूछता है कि एडी कर्व क्या है, तब क्या बोलेंगे? इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन of AD schedule showing aggregate demand at different levels of income। ठीक है, अब एक अपने को काम करना है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ कर लेना है। हमें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ कर लेना है। और देखो, जब भी आप कोई डायग्राम पेपर में बनाओ तो उसकी जो डिनोशंस करनी है, उसकी जो मार्किंग्स करनी है, वो प्रॉपर्ली करो, नहीं तो आपने डायग्राम बनाया भी, मेहनत भी करी, टाइम भी लगाया और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखो, एक्स एक्सिस पे वाई आता है, इनकम आती है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड आती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, मार्किंग हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है। जब भी दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनना चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऐसे बनना चाहिए। लेकिन अगर मैंने एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऐसे बनाया तो प्रॉब्लम ये होगी कि इस कर्व को देख के तो ये लग रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जीरो भी हो सकती है, पर आप सबको पता है, अभी अभी हमने देखा, एग्रीगेट डिमांड जीरो तो होती नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा स्टार्ट होगा जो एक मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में होती है वहां से। तो अगर आप मेरे से पूछोगे एडी कर्व कैसे बनेगा, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो अब इस कर्व को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या करेंगे? एडी कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व as there is a positive relation between y and AD। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखा हो गया? इवन व्हेन y is equal to 0, y यहां पे 0 है, even when y is equal to 0 there is some minimum level of AD। जीरो इनकम पे कितना AD हो रहा था? 35। तो even when y is 0 there is some minimum level of AD, जो मैंने मेरे एग्जांपल में 35 मान के चलिए। बोलो बताओ, आया नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? बिल्कुल सर, हमको यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आज एडी कर्व क्या है? एडी कर्व क्या है? एडी शेड्यूल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एडी शेड्यूल क्या है? एक टेबल है। ये टेबल क्या शो कर रही है? एग्रीगेट डिमांड शो कर रही है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। एडी क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है जो लोग इनकर करेंगे टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताइए। क्या क्वेश्चन आएगा? एग्रीगेट डिमांड के क्या बताइए? कंपोनेंट्स बताइए। तो अब हम बात करें एक छोटे से इशू पर, अब हम बात करें छोटे से इशू पर, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो देखो, पहले एक चीज समझो, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के? सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या आप इसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आपको कोई बोले डिफाइन करो तो आप बोलोगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हाउस होल्ड इनकर करते हैं टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस expenditure incurred by household
एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। क्लियर है क्या? तो ये तो हो गया बेटा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो ये डिनोट हो जाता है सी से। दूसरा कंपोनेंट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो कौन है बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर अगर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है परचेज करने के लिए प्लांट मशीनरी या अदर गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। मैं आज एक प्रोड्यूसर हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता हूं, तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो वो खरीदने के लिए जो मैंने खर्चा किया वो क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। बोलो, इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। वो ये सब चीजें क्यों खरीद रहे हैं? क्या करने के लिए? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। उसके बाद बेटा आता है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ? बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इनकर करती है। गवर्नमेंट क्यों इनकर करती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जैसे परचेज करा फूड, क्लोथ्स परचेज करे डिफेंस फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, गरीब लोगों में खाना बांटने के लिए खरीदा, मिड डे मील्स के लिए खरीदा। और उसके अलावा गवर्नमेंट खर्चा करती है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स पे, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट के दो एक्सपेंडिचर आते हैं। एक तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट करती है फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, और एक इसमें आता है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों करती है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं जी से। और उसके बाद बेटा आखिरी कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। आखिरी कंपोनेंट क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को डिनोट करते हैं एक्स से, इंपोर्ट को एम से। तो नेट एक्सपोर्ट्स हो गए एक्स माइनस एम। तो अगर आप मेरे से पूछोगे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो, क्या ये चारों कंपोनेंट पेपर में बताने पड़ेंगे? तो सीखने का तरीका क्या है? ये समझो। सीखने का तरीका बेटा ये है कि अगर क्वेश्चन बोले कि टू सेक्टर इकोनॉमी में बताओ, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर होता है। टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है? एक क्लोज इकोनॉमी है पहली चीज, तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। क्लोज इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जो आरओडब्ल्यू से डीलिंग नहीं करती, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। जो आरओडब्ल्यू से डीलिंग नहीं करती, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। तो वहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ओनली सी कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर एक कहती है बेटा
थ्री सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है बेटा थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये क्लोज इकोनॉमी क्यों है? अगेन क्योंकि ये भी आरओडब्ल्यू से डीलिंग नहीं करती। लेकिन थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तीन लोग होते हैं, हाउस होल्ड जिनका सी होता है, एक प्रोड्यूसर जिनका आई होता है, और एक गवर्नमेंट जिनका जी होता है। तो अगर आपसे थ्री सेक्टर इकोनॉमी के लिए पूछेगा तब सी प्लस आई प्लस जी एक्सप्लेन करोगे। और फिर एक होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी। देखो फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हाउस होल्ड भी होता है, फोर सेक्टर इकोनॉमी में प्रोड्यूसर भी होता है, और फोर सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी होती है, और आरओडब्ल्यू से भी डीलिंग होती है, इसलिए आरओडब्ल्यू भी होता है। तो ये पहली चीज तो कहलाती है ओपन इकोनॉमी, क्योंकि ये आरओडब्ल्यू से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्स माइनस एम। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये अपने क्या हो गए बेटा, ये अपने क्या हो गए बेटा, कंपोनेंट्स हो गए ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हमें टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए पूछ रहा है, या थ्री सेक्टर इकोनॉमी के लिए पूछ रहा है, या फोर सेक्टर इकोनॉमी के लिए पूछ रहा है, या क्लोज इकोनॉमी के लिए पूछ रहा है, या ओपन इकोनॉमी के लिए पूछ रहा है। समझ गए क्या? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग तो देख लिया, अब हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग तो देख लिया, ये पूरा तो एग्रीगेट डिमांड ही था। अब एक बार एग्रीगेट सप्लाई भी सीखना चाहिए, एक बार एग्रीगेट सप्लाई भी सीखना चाहिए। तो मैंने टॉपिक नंबर 1 में पूरा आपको एग्रीगेट डिमांड समझा दिया। अब मैं चालू कर रहा हूं टॉपिक नंबर 2। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को बेटा हम एएसबी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को बेटा हम एएसबी बोलते हैं। अब सुनो, एग्रीगेट डिमांड क्या था? जो लोग खरीदना चाहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जो प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जो माल एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूसर्स विलिंग टू प्रोड्यूस हैं। जितना माल डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, जितना माल डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे प्रोड्यूसर्स बेचकर तैयार हैं कि भाई हम बनाएंगे और बेचेंगे, जो बनाकर बेचने को तैयार है। डिमांड क्या है? जो हम खरीदने के लिए तैयार है। सप्लाई क्या है? जो प्रोड्यूसर बनाकर बेचने को तैयार है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो आप क्या बोलोगे? एग्रीगेट सप्लाई क्या है? आप बोलोगे इट रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ, इट रेफर्स टू aggregate production of goods and services as planned by the producers during one accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर्स जितना प्रोडक्शन बनाने को तैयार है वो क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी अगेन हम एस्टिमेटेड लेंगे, यानी प्लान्ड लेंगे, यानी एक्स एंटे लेंगे। एग्रीगेट सप्लाई भी जो एक्चुअल है, एग्रीगेट सप्लाई भी जो एक्चुअल है, यानी जो एक्स पोस्ट है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे एज पर कीनीशियन थ्योरी। बोलो आया? और एक चीज और बता देता हूं दोनों के लिए, चाहे आप एग्रीगेट डिमांड की बात करना चाहे एग्रीगेट सप्लाई की बात करना, दोनों के दोनों फ्लो कॉन्सेप्ट हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाए। एग्रीगेट सप्लाई भी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर हो रही है, 1 साल की। एग्रीगेट डिमांड भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर हो रही है, यानी 1 साल की। भाई ये चीजें क्या बार बार बोलते हैं तो सेट होती है दिमाग में। एग्रीगेट डिमांड भी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं मेजर कर रहे, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई भी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेजर नहीं कर रहे, तो वो भी स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टॉक क्या होता है? जो पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर हो। फ्लो क्या होता है? जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर हो। तो एडी भी फ्लो है, एएस भी फ्लो है। बोलो आया क्या? यस सर आ गया। अब एक काम करते हैं, एएस का शेड्यूल बना लेते हैं। अब एएस शेड्यूल क्या है? जैसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल था जिसमें एक टेबल बनती थी जो एग्रीगेट डिमांड शो करती थी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, वैसे ही एएस शेड्यूल एक टेबल होगी
जो शो करेगी एग्रीगेट सप्लाई, जो शो करेगी एग्रीगेट सप्लाई एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। जो क्या शो करेगी? एग्रीगेट सप्लाई शो करेगी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। आती है बात समझ में? नहीं आती? बिल्कुल सर आती है ना, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं एएस शेड्यूल पे। हम किस पे बात करते हैं बेटा? एएस शेड्यूल पे। अगेन पहले तो एक काम करते हैं, एएस शेड्यूल बना लेते हैं। मान लीजिए इनकम मैंने वही 0, 20, 40, 60, 80 और 100 ले ली, और एग्रीगेट सप्लाई देखो, अब याद रखना Y हमेशा इक्वल टू एएस होगा। जितनी इनकम होगी उतना ही एग्रीगेट सप्लाई होगा, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतना ही इनकम होगा। जैसे आप बोलो एएस और वाई हमेशा बराबर होते हैं, एएस और वाई हमेशा बराबर होते हैं। एएस और वाई बराबर क्यों होते हैं भाई? जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी ही तो इनकम जनरेट होगी। सोचो कैसे, सोचो कैसे। हम प्रोडक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को पे होता है रेंट, लेबर को पे होती है वेजेस, कैपिटल को पे होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को पे होता है प्रॉफिट। तो रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट से वाई आएगा, इनकम आएगी। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज इनकम। और वो इनकम जनरेट हुई एलएलसीई से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से, एलएलसीई से, जिससे हुआ प्रोडक्शन। तो क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करने के लिए ही आरडब्ल्यूआईपी दिया जा रहा है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो इसलिए वाई और एएस हमेशा बराबर होंगे। तो वाई और एएस हमेशा बराबर होंगे, तो जीरो इनकम पे जीरो एएस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितना वाई है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है। तो एएस शेड्यूल ये हमारा हो गया, एक छोटी सी टेबल हो गई जो शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई, जो शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। क्लियर है? तो एएस शेड्यूल क्या है? आप बोलोगे एएस शेड्यूल इज अ टेबल showing aggregate supply at different levels of income, at different levels of income in the economy. इकोनॉमी में जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है, उन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो सप्लाई है उसी को क्या बोला जा रहा है बेटा? एग्रीगेट सप्लाई की शेड्यूल बोला जा रहा है, एएस शेड्यूल बोला जा रहा है। बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आ रही है बात? अगेन इसको देख के क्या पता चला? अगेन वाई और एएस में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एएस भी बढ़ रहा है। तो ये बात भी अपने को पेपर में लिखनी चाहिए कि वाई और एएस में क्या है? वाई और एएस में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और अब जब आप इसका कर्व बनाएंगे, जब इसका क्या बनाएंगे? कर्व, एएस कर्व। जब आप एएस कर्व बनाएंगे, एएस कर्व क्या है? एएस शेड्यूल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एडी शेड्यूल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एडी कर्व, एएस शेड्यूल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एएस कर्व। तो अभी एएस कर्व में बनाऊंगा। अब ये जो एएस कर्व है वो बनाने से पहले अगेन मैं क्या ध्यान रखूंगा कि मैं पहले अपने डायग्राम बना लूं। डायग्राम की डिनोशन कर लो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वाई इनकम आएगी, एक्स एक्सिस पे वाई इनकम आएगी, वाई एक्सिस पे एएस आएगा, और ये मेरा अपवर्ड स्लोपिंग हो गया एएस कर्व। एएस कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। एएस कर्व इज इक्वल टू वाई, हम जानते हैं एएस इज इक्वल टू वाई, अभी भी मैंने समझाया, एंड इट विल ऑलवेज बी अ 45 डिग्री लाइन। आपसे कोई पूछे कि एएस और वाई इक्वल है और एएस कर्व जब हम बना रहे हैं तो वो 45 डिग्री लाइन बन रहा है, तो 45 डिग्री लाइन बनने का सिर्फ इतना सा रीजन है क्योंकि एएस और वाई इक्वल है। पेपर में पूछे कि एएस कर्व 45 डिग्री लाइन क्यों है? क्योंकि एएस इज इक्वल टू वाई। आप बोलोगे एएस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एएस शेड्यूल। फिर एक और चीज क्या बोलेंगे? इट इज अ
45 डिग्री लाइन बिकॉज AS इज इक्वल टू वाई, AS इक्वल टू वाई है, इसीलिए क्या है 45 डिग्री की लाइन है। बोलो आया कि नहीं आया? अब सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कीनीशियन थ्योरी में यह अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। क्या अज्यूम किया जाता है कीनीशियन थ्योरी में? कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी, मतलब फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, मशीनें खाली पड़ी हैं, मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एक्सेस कैपेसिटी है, जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है। क्यों? क्यों भाई? पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों अज्यूम किया कीनीशियन थ्योरी में कि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी? तो आप बोलोगे कीनीशियन थ्योरी मिस्टर कीन्स ने बनाई थी। कीन्स ने यह थ्योरी बनाई थी यूरोप में, जब यूरोप में 1930s में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। क्या बोलोगे? कीनीशियन थ्योरी में यह अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। बोले कीनीशियन थ्योरी में यह अज्यूम इसलिए किया कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है क्योंकि कीनीशियन थ्योरी कीन्स ने बनाई थी 1930s में, जब यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन था और ऐसी इकोनॉमीज में क्या था, एक्सेस कैपेसिटी थी, अनयूटिलाइज कैपेसिटी थी और बहुत हाई लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट था। इसलिए कीन्स ने अज्यूम किया कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी, और एक्सेस कैपेसिटी से एक और चीज हो जाती है, प्राइस कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? एक्सेस कैपेसिटी है तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो उतनी सप्लाई बढ़ा देंगे। नॉर्मल में क्या होता है, डिमांड बढ़ती है तो चीजें महंगी होती हैं, डिमांड बढ़ती है तो चीजें महंगी होती है, पर यहां महंगी नहीं होंगी क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उतने से प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, उतने से सप्लाई बढ़ा देंगे। तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, तो प्राइस को चेंज होने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्राइस क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। समझ गए क्या? तो कीनीशियन थ्योरी में क्यों माना एक्सेस कैपेसिटी है? कीनीशियन थ्योरी में क्यों माना कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है? शॉर्ट में रीजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कीन्स मेड दिस assumption, Keynes made this assumption because he was dealing with European economies which were facing क्या फेस कर रहे थे? Which were facing Great Depression, in 1930s। ठीक है, ये शॉर्ट में एक रीजन है कि कीन्स ने ये अज्यूम कर लिया कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी, और क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है इसीलिए प्राइस क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। नहीं समझ रहे? प्राइस क्यों कांस्टेंट रहेगी? जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ा देंगे, प्राइस कभी चेंज होगी नहीं। तो एक और बात याद रखेंगे, प्राइस लेवल also remains constant, price level also remains constant because as the demand increases, comma, supply can be increased due to excess capacity। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई समझ में? बोलिए। तो हमने एएस कर्व पढ़ लिया, हमने एएस शेड्यूल पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया? एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग पढ़ लिया, और ये दो छोटे छोटे हमने इशू पढ़ लिए। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बोल दीजिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड की बात हो गई, एग्रीगेट सप्लाई की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। किस किस की बात करेंगे? सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। करें बात? बिल्कुल सर करिए, बिल्कुल सर आप करिए। तो एक टेबल, एक पेज पे एएस हो गया, एक पेज पर एडी हो गया। इसके बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। एएस एडी में मैं आपको बता रहा हूं कुछ है ही नहीं इसमें। एएस एडी में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एएस एडी में मैक्सिमम यही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है,
आगे आओ, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 3 आ रहा है। टॉपिक नंबर 3 में बेटा हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करोगे सर टॉपिक नंबर 3 में? टॉपिक नंबर 3 में बेटा मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कंजम्पशन फंक्शन की। किसकी बात करूंगा? कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? ये रिलेशनशिप बताता है y और c के बीच में। किसके बीच में? y इनकम, c कंजम्पशन। ये y और c के बीच में रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है। जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे c बढ़ेगा। तो पहले तो आपसे पूछे कोई कंजम्पशन फंक्शन क्या है, बोलो कंजम्पशन फंक्शन इज अ, कंजम्पशन फंक्शन इज अ functional relation between income and consumption। इनमें क्या है बताओ? there is a positive relation between y and c। जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे c बढ़ेगा। as the income increases consumption will also increase। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी पीछे भी डिस्कस हुई, अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहेगा जिसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाएगा। जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो हम कहां से करेंगे? या तो सेविंग से या बोरोइंग से। बोलो आती है बात समझ में? तो एक और बात क्या याद रखेंगे? there is always some minimum level of consumption, there is always some minimum level of consumption in the economy even when income is equal to zero। this is called autonomous consumption। this is called autonomous consumption which is denoted by C bar। C के ऊपर डंडा, सिंपल सा याद रखो, C के ऊपर डंडा। ठीक है, अब इसका एक टेब्यूलर प्रेजेंटेशन हम करते हैं। टेबल बनाएंगे तो कुछ बातें और सीखने को मिलेंगी, टेबल बनाएंगे तो कुछ बातें और सीखने को मिलेंगी। मान लीजिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि y 0 है, फिर y 50 है, फिर 100 है, फिर 150 है, फिर 200 है। मैं कंजम्पशन लिख लेता हूं, मान लीजिए 20, 60, 100, 140, 180। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन को देख के ये तो क्लियर है, देखो इनकम बढ़ रही है 0, 50, 100, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है 20, 60, 100, 140, 180। तो एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसमें दो बातें सीखनी है। पहला, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है उसे बोलते हैं इकोनॉमी का ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट पर इकोनॉमी में सेविंग्स नहीं हो रही होती। सोचो y 100 है, c 100 है, मतलब जितनी मैंने इनकम अर्न करी उतना ही मैंने कंज्यूम कर लिया, जितना कमाया उतना ही कंज्यूम कर लिया, तो सेव तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इससे एक बात तो क्या सीखोगे? वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन देन देयर विल बी नो सेविंग्स, देन देयर विल बी नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन हो गए, मतलब कमाई और खर्चा बराबर हो गया। जब कमाई जितनी है उतना ही खर्चा है तो उसी को क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, इसमें भी एक चीज क्लियर हो रही है, हायर लेवल ऑफ इनकम पे क्या हो रहा है? इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, यानी सी वाई से पीछे है। इसका मतलब है अब क्या होना चालू हो गई है? सेविंग होना चालू हो गई। मैंने 150 कमाया, 140 खर्च किया, 10 रुपए सेव किया। मैंने 200 कमाया, 180 खर्च किया, 20 रुपीज सेव किया। तो एक और बात याद रख सकते हो, आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ वाई
after certain level of y, comma, consumption lags behind y because part of income goes into सेविंग्स। बोलो आया कि नहीं आया? फिर इसका एक डायग्राम बना दो, फिर इसका एक डायग्राम बना दो, बात खत्म। तो अगर मैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करता हूं, अब मैं कंजम्पशन कर्व का डायग्राम आपको बनाना सिखा रहा हूं, एक बार में सीख लेना, बार बार का लफड़ा मत रखना। ये मेरा वाई एक्सिस है, सॉरी ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई आता है यानी इनकम आती है, और वाई एक्सिस पे यहां पे आएगा सी यानी कंजम्पशन। ठीक है, अब कंजम्पशन कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं होता, तो मेरा कंजम्पशन कर्व यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जीरो इनकम पे 20 का कंजम्पशन है, जीरो इनकम पे 20 का कंजम्पशन है, तो ये मेरा कंजम्पशन कर्व हो गया। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं वाई लाइन, इनकम लाइन। ये मेरी वाई लाइन हो गई, वाई लाइन यानी इनकम लाइन। इट इज अ 45 डिग्री लाइन, अभी हमने पीछे टॉपिक में देखा था, और जहां सी कर्व और वाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुए, यहां पे y इक्वल टू सी है, क्योंकि यहां पे y इक्वल टू सी है, तो ये हमारा हो गया बी माने ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो रहा है? y इक्वल टू सी हो। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो यस और नो। चलो आगे चलते। अब इसी में एक और टॉपिक आता है, इसी में एक और टॉपिक आता है, क्या आता है सर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। बेटा मैं ये चाहता हूं कि आप इसको रटो मत। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि अगर इनकम बढ़ी या कम हुई तो कंजम्पशन कितना कम या बढ़ेगा। बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि अगर चेंज इन इनकम हुआ तो इनकम चेंज होने से हमारा कंजम्पशन कितना चेंज होगा। इजी तरीके से याद रखना है, तो अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन में चला जाएगा, वो बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को स्लोप ऑफ सी लाइन यानी कंजम्पशन कर्व भी बोलते हैं। तो अपने को क्या समझना है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला याद रखो पहले, चेंज इन कंजम्पशन यानी डेल्टा सी अपॉन चेंज इन इनकम यानी डेल्टा वाई। और एमपीसी शो क्या करता है? एमपीसी शो क्या करता है? एमपीसी शोज बोलो, एमपीसी शोज द proportion of increased income, the proportion of increased income that goes into consumption। बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंटेज हम कंज्यूम कर लेंगे, बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंटेज हम कंज्यूम कर लेंगे, ये बताता है बेटा कौन? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? बोलिए यस और नो। अब देखो एक थोड़ी सी टेबल देखना जो मैंने बनाई थी, वापस से बनाऊंगा वही टेबल। आज अगर मैं कहता हूं y 0 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, तो कंजम्पशन 20 है, 60 है, 100 है, 140 है, 180 है। अब एक काम करते हैं, एमपीसी निकालते हैं, एमपीसी निकालते हैं, एमपीसी निकालते हैं, एमपीसी। अब कुछ बातें बता रहा हूं, एमसीक्यू में बहुत काम आएंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत काम आएंगी। ये टिपिकल टॉपिक है, मुझे लगता है रिवीजन में लेना नहीं चाहिए पर मैं ले रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, करना होगा, कंफ्यूज मत होना, करना होगा, बहुत काम आएगा बाद में, बहुत काम आएगा बाद में। तो सर पहले एमपीसी निकालना देख लो, पहले एमपीसी निकालना देख लो। इस तरह की टेबल पेपर में बनाने आ सकती है। आपको वाई दे देगा, सी दे देगा, एमपीसी निकालने बोलेगा, वाई दे देगा, सी दे देगा, एमपीसी
निकालने बोलेगा। तो देखो इधर देखना, मेरी इनकम 0 से 50 हुई, तो चेंज इन इनकम हो गया 50। मेरा कंजम्पशन 20 से 60 हुआ, चेंज इन कंजम्पशन हो गया 40। तो 40 अपॉन 50, 40 अपॉन 50, 0.80 आएगा। तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया 0.80। 0.80 का मतलब है अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो उसका 80% अमाउंट हम कंजम्पशन में लेकर जाएंगे। आगे देखो, वापस से यही हुआ, मेरी इनकम 50 से 100 हुई, यानी चेंज इन वाई 50। मेरा कंजम्पशन 60 से 100 हुआ, यानी चेंज इन कंजम्पशन 40। 40 अपॉन 50, 0.80। मैंने एग्जाम्पल इसी तरीके से बनाया है कि एमपीसी 0.80 आएगा हर लेवल पे। जरूरी नहीं है पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए, तो आपको हर लेवल पे कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। आती है बात समझ में? क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो वो हर लेवल पे आपको सेम नहीं देगा। बाकी कीन्स थ्योरी में अज्यूम किया जाता है कि एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो सी कर्व है वो एक लीनियर कर्व है। पढ़ाऊंगा अभी वो पॉइंट, ठीक है? सी कर्व हमारा लीनियर कर्व है। अच्छा अब देखो, कुछ बातें याद रखना। वैल्यू ऑफ एमपीसी हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 आएगी। ना तो एमपीसी 0 से कम होगा यानी माइनस में, ना एमपीसी 1 से ज्यादा होगा। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। एमपीसी 1 कब होगा? एमपीसी 1 होगा जब चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। मतलब मेरी जितने से इनकम बढ़ी उतने से मैंने क्या बढ़ा लिया? कंजम्पशन बढ़ा लिया। मतलब एंटायर चेंज इन इनकम गोज इनटू कंजम्पशन। बोलो आया? एमपीसी 0 कब होगा? जब हमने पूरा अमाउंट सेव कर लिया, एंटायर अमाउंट इज सेव्ड, दैट इज डेल्टा सी 0 है। हमने कंजम्पशन पे कुछ खर्च ही नहीं किया, सारा का सारा सेव कर लिया। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग, तो 0 आएगा। तो पेपर में पूछ सकता है भैया बताओ एमपीसी की वैल्यू कैसे होती है? बोले 0 to 1 के बीच में होती है। बोले 1 कब होगी? जब डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई होगा। बोले 0 कब होगी? जब पूरा पैसा सेव हो रहा है और कंजम्पशन कुछ नहीं हो रहा। क्लियर है? एमपीसी के बारे में यहां तक क्लियर है? एमपीसी के बारे में यहां तक क्लियर है? अब एमपीसी की बात हो गई। अब बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी। अब एपीसी की बात कर लो बेटा। एपीसी और एमपीसी अलग कॉन्सेप्ट है। पहले समझो, एपीसी और एमपीसी क्या है? अलग कॉन्सेप्ट है, सेम नहीं है। एपीसी अलग है, एमपीसी अलग है, सेम नहीं है। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो इज एमपीसी। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो इज एमपीसी। एपीसी इज रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो आप बोलोगे एपीसी इज अ रेशियो ऑफ, एपीसी इज अ रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। एपीसी इज अ रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? एपीसी किसका रेशियो है? टोटल कंजम्पशन का और टोटल इनकम का। एपीसी किसका रेशियो है? टोटल कंजम्पशन का और टोटल इनकम का। आती है बात समझ में? नहीं आती? एपीसी किसका रेशियो है? सी अपॉन वाई। एपीसी किसका रेशियो है? सी अपॉन वाई। एपीसी किसका रेशियो है? सी अपॉन वाई। अब जैसे अभी हमने ऊपर वाले डेटा में एमपीसी निकालना सीखा, वैसे ऊपर वाले डेटा में एक एपीसी भी निकालना सीख लेते हैं। पेपर में कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, एमपीसी और एपीसी दोनों निकालने के लिए बोल सकता है। तुम वही सेम डेटा y0 50 100 150 200, तो सी ले रहा हूं 20 60 100
140 और 180। बोलो आया? तो MPC तो हो गया डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। APC होता है C अपॉन Y। करते जाओ, 20C और 0 Y, यानी 20 अपॉन 0। 20 अपॉन 0 है इंफिनिटी। फिर 60 अपॉन 50, यह आएगा 1.2। 100 अपॉन 100, यह आएगा 1। 140 अपॉन 150, यह आएगा 0.93। 180 अपॉन 200, यह आएगा 0.90। ठीक है, अब एपीसी के बारे में भी कई सारी बातें सीखनी है। सर एपीसी के बारे में 3 बातें मेन है। पहला, एपीसी कभी 0 नहीं होगा। एपीसी 0 होने का मतलब है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन 0 हो रहा है। कंजम्पशन तो 0 हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी में तो हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही होता है। तो एपीसी कभी 0 नहीं होगा। एपीसी कभी 0 नहीं होगा। हां, यह जरूर है, एपीसी ग्रेटर देन 1 रहेगा जब तक C ग्रेटर देन Y रहेगा। एपीसी इक्वल टू 1 होगा जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होंगे, और एपीसी लेस देन 1 होगा जब कंजम्पशन इनकम से कम होगा। ये मेन बातें एपीसी के बारे में आप याद रख लो। ये सारी बातें अगर आप याद रख सकते हो तो एपीसी और एमपीसी का कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आपका गलत नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। आती है बात समझ में? आती है बात समझ में? वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब एक आखिरी पॉइंट पढ़ाएंगे, कंजम्पशन फंक्शन खत्म करेंगे, सेविंग फंक्शन पढ़ाएंगे। 2 आखिरी बातें, 2 पढ़ाएंगे। 2 पढ़ा दूं ना भाई? तो नाराज तो नहीं होगा कि एक बोल के 2 पढ़ा दी सर ने बात। चलो, तो 2 बातें। पहली बात क्या पढ़ाओगे? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। ये बहुत 1 नंबर के सवाल में आता है कई बार। बोले हमने तो ना लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है। सर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो एमपीसी है वे कांस्टेंट रहेगा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, और क्योंकि एमपीसी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स पे कांस्टेंट है, तो जो कंजम्पशन कर्व बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे, ना कि ऐसे। तो आज आपसे कोई पूछे यार लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? एमपीसी is assumed to remain constant at different levels of income. At different levels of income. Therefore, C line is a straight line, which is called linear consumption function. बोलो आया कि नहीं आया? और लास्ट कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट कैसे करें? कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट कैसे करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या? एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन। एलजेब्रा में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में कंजम्पशन फंक्शन को पुट करना ताकि कंजम्पशन फंक्शन को डिराइव किया जा सके। तो आप बोलेंगे C यानी कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B यानी एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय Y यानी इनकम। C इज इक्वल टू C bar plus BY. C bar stands for autonomous consumption. B stands for MPC and Y for
इनकम। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से, यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से खत्म होता है, क्या खत्म होता है बच्चों? कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन भी सिखा दूं क्या? बोलो सेविंग फंक्शन भी सिखा दूं क्या? बोलो सेविंग फंक्शन सीख लें तो एक बार तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आप कह रहे हो तो सेविंग फंक्शन भी सिखा देते हैं। कंजम्पशन फंक्शन हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब क्या बच गया सर? अब बच्चों पढ़ना बच गया सेविंग्स फंक्शन। अब मैं सच बता रहा हूं, कंजम्पशन फंक्शन आता है ना तो सेविंग फंक्शन उसी से हो जाएगा। क्या आता है? अगर तुम्हें कंजम्पशन फंक्शन आता है ना तो देखो कंजम्पशन फंक्शन से ही सेविंग फंक्शन डिराइव हो जाता है। कंजम्पशन फंक्शन से ही सेविंग फंक्शन डिराइव हो जाता है। कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है? वाई और सी का रिश्ता। सेविंग फंक्शन क्या बताता है? वाई और एस का रिश्ता। जो वाई का रिश्ता सी से है उसी से रिलेटेड वाई का रिश्ता एस से है। वाई यानी इनकम इज सी प्लस एस यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। लॉजिक है, आदमी कमाएगा तो क्या करेगा? या तो खर्च करेगा या बचाएगा। खर्च करेगा यानी सी, बचाएगा यानी एस, यानी वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो आप पहले तो एक बात याद रखो, सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। तो ये हमारा टॉपिक नंबर कौन सा आ गया? टॉपिक नंबर देखो ना 3 हमने पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन। और बस 4 ही टॉपिक में पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। 4 ही टॉपिक में पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। लास्ट आता है सेविंग फंक्शन। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम एक रिवीजन ले लेंगे, हम एक रिवीजन ले लेंगे सभी फॉर्मूलाज का जो इस चैप्टर में हमें काम आने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है प्रभु, कराओ। आप बोलोगे पहले तो एक बात बोलो, सेविंग फंक्शन गया भाड़ में, मैं तो नहीं बता रहा क्या होता है। पहले बोलो सिंस y इज इक्वल टू सी प्लस एस कॉमा सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, बोलो यस और नो। कैसे डिराइव करोगे? कैलकुलेशन खा दो। y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, देयरफॉर सेविंग इज इक्वल टू, देयरफॉर सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बोलो यार, अरे बता दो यार। अब आपको कोई बोले यार सेविंग फंक्शन डिफाइन करो, कंजम्पशन फंक्शन कैसे डिराइव किया था? कंजम्पशन फंक्शन shows functional relationship between y and c. तो saving function shows functional relationship between y and s. बोलो saving function shows functional relationship between y and s. अब इसको डिराइव करने के लिए सेम डेटा उठाते हैं। मैंने y लिया 0, 50, 100, 150, 200। कंजम्पशन मैंने लिया था 20, 60, 100, 140, 180। तो सेविंग्स हो जाएंगी इनकम y माइनस कंजम्पशन c। तो -20, -10, 0, 10, 20। क्लियर है क्या? अब इससे एक चीज और क्लियर हुई, सेविंग्स नेगेटिव आ रही है 0 लेवल की इनकम पे। सेविंग्स क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है 0 लेवल की इनकम पे। आनी है, अगर मेरी इनकम 0 है तो भी मैंने 20 का कंजम्पशन किया है। मेरी इनकम 0 है तो भी मैंने 20 का कंजम्पशन किया है। तो ये कंजम्पशन कहां से किया होगा? अपनी कमाई से, सेविंग से। तो सेविंग माइनस हो गई, कम हो गई, सेविंग माइनस हो गई, कम हो गई। तो पहली चीज तो इस टेबल को देख के क्या पता चली?
पहली चीज तो इस टेबल को देख के क्या पता चली, आप बोलोगे व्हेन y इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -20, दिस इज बिकॉज there is always some minimum level of consumption, there is always some minimum level of consumption even when income is equal to 0. एक तो ये समझना है, एक ये समझ में आई गया कि इनकम में और सेविंग में भी पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ रही है। तो एक और बात क्या समझ में आई, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन y एंड s। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही मेन है। आप लोग गलती करते हैं डायग्राम बनाने में, डायग्राम जैसे मैं बनाऊं वैसे बनाना। क्या ये क्रिकेट अंपायरिंग कर रहा है तू, नीचे करा, चलो तो देखो ऐसे कर रहा है, बताओ क्या समझे आदमी। बोले अब हम आउट हो गए, समझ नहीं आ रहा, कल पढ़ाना। चलो इधर देखो, तो अगर हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, अगर हम इसका क्या करने जाते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, पहले धर्म निभाओ, डिनोशन करो। डिनोशन नहीं करोगे डायग्राम बना के आ जाओगे, लड्डू मिलेगा क्या करेंगे खा के, ठीक है, आजादी का लड्डू तो है नहीं कि मजा आएगा खा के। इधर देख लो भैया, इधर देख लो भैया, अब ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या आएगी, एक्स एक्सिस पे फिक्स है बेटा वाई यानी इनकम आएगी, और वाई एक्सिस पे अब की बार क्या आएगा, सेविंग्स आएगी यानी एस आएगी। अब देखो सिंपल है, मैं तुम्हें टेक्निक बता दे रहा हूं सेविंग का बनाने की, और ये पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं इन पॉइंट्स पे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको डायग्राम बना के दे देगा और पूछेगा बताओ यार ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है। तो देखो जीरो इनकम पे -20 की सेविंग है, जीरो इनकम पे लेट अस से -20 की सेविंग है। दो पॉइंट अपने लिए मेन है। दूसरा, जब 100 की इनकम हुई तो कंजम्पशन भी 100 हो गया, तो सेविंग तो 0 हुई, सेविंग हुई नहीं। तो अगर मैं मानता हूं कि यहां पर मेरी इनकम 100 है, अगर मैं मानता हूं कि यहां पर मेरी इनकम 100 है, तो इस पॉइंट पे सेविंग 0 ही है, सेविंग 0 है। 100 की इनकम पे सेविंग 0 है, इसीलिए जो सेविंग कर्व है, इसीलिए जो सेविंग कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ बनेगा। बोलो सेविंग कर्व, सेविंग कर्व स्टार्ट्स बिलो एक्स एक्सिस, सेविंग कर्व स्टार्ट्स बिलो एक्स एक्सिस ड्यू टू नेगेटिव सेविंग्स। पहले तो ये याद रखो क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव में है इसलिए ये एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी बात याद रखो, सेविंग कर्व भूल जाते हो तुम, सेविंग कर्व इंटरसेक्ट्स, सेविंग कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू 0। ये दो मेन बातें आप सेविंग कर्व को बनाते वक्त ध्यान रखिए। आपका सेविंग कर्व हमेशा पेपर में सही बनेगा, गलत नहीं बनेगा। आपका सेविंग कर्व हमेशा पेपर में सही बनेगा, गलत नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये अपना सेविंग कर्व हो गया। अब क्या पढ़ाओगे सर, अब क्या पढ़ाओगे सर? कुछ जने बोल रहे हैं सर छुट्टी कर दो, थक गए हम। आप जा सकते हो, मैंने बांधा तो है नहीं। ठीक है साहब, इधर देखो, इधर आओ, आगे देखो।
अब सर फटाफट छोटी छोटी बातें देख लो, फटाफट छोटी छोटी बातें देख लो। सबसे पहला आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS. It can also be called slope of savings curve, slope of S curve. अब अगर आपने MPC ठीक से सीख लिया है तो MPS में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये बताता है कि अगर मेरी इनकम चेंज होती है तो इनकम चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आएगा। अगर मेरी इनकम बढ़ी तो बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रपोर्शन सेव कर लूंगा। मेरी अगर इनकम बढ़ी तो बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रपोर्शन सेव कर लूंगा। वो कौन बताएगा? MPS। बताओ MPS क्या बताता है? इट इंडिकेट्स proportion of, it indicates proportion of additional income, proportion of additional income that goes into savings। और इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप बोलोगे MPS is equal to change in saving delta S upon change in income डेल्टा वाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगेन साथ की साथ एक कॉन्सेप्ट और सीखो, एवरेज। या रुको ना एक बार रुको ना एक बार, पहले इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ना फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने y लिया था 0, 50, 100, 150 और 200। सीधे सेविंग लिख रहा हूं, कंजम्पशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो मेरी सेविंग कितनी आई थी? -20, -10, 0, 20, 10 और 20। अब मुझे निकालना है MPS। MPS होगा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। मेरी इनकम 0 से 50 हो रही है, मेरी इनकम 0 से 50 हो रही है। तो अगर मेरी इनकम 0 से 50 हो रही है, बात मत करो प्लीज, अगर मेरी इनकम 0 से 50 हो रही है तो चेंज इन इनकम 50 है, चेंज इन इनकम 50 है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? बोलो यस और नो। और मेरा चेंज इन सेविंग कितना है? मेरी सेविंग -10 हो गई है। -10, अब गड़बड़ करते हो तुम, इसमें नेगेटिव में निकाल के आ जाते हो। -10 मेरी अभी की सेविंग है, पहले मेरी सेविंग -20 थी। तो चेंज इन सेविंग है -10 -20, -20 यानी +20। तो -10 +20, तो चेंज इन सेविंग आया 10 अपॉन 50। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आया 0.20। बोलो आया कि नहीं आया? और वैसे ही ये कांस्टेंट रहेगा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। क्लियर हुआ क्या? वैसे अब हम क्या निकालेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो हो ही गया, वैसे अब हम निकालेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज propensity to save can also be called APS. Again, MPS and APS. MPS and APS are different concepts. MPS अलग है, APS अलग है। MPS अलग है, APS अलग है। क्या अलग है भाई दोनों में? सर APS होता है टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, यानी आप बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। ठीक है, अगेन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डेटा कैलकुलेट करते हैं। तो y मैंने 0 लिया, 50 लिया,
100 लिया, 150 लिया, 200 लिया, तो मैंने सेविंग कितनी ली? -20 ली, -10 लिया, 0 लिया, 10 लिया, 20 लिया। तो एपीएस क्या होगा? अब ये नेगेटिव में चलेगा, ये नेगेटिव में चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये नेगेटिव में चलेगा। तो -20 सेविंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, एनीथिंग, हाँ माइनस इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। आप इसको नहीं भी कैलकुलेट करके डैश लगा के आओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर -10 अपॉन 50, माइनस का 0.20, माइनस का 0.20। एपीएस नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव है, एपीएस नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव है। 0 अपॉन 100 इज 0, फिर 10 अपॉन 150, 10 अपॉन 150 कितना आ रहा है? 0.067, 0.067 या 0.066666, उतना 6 तो लिख के करना क्या है। और 20 अपॉन 200 क्या हुआ? 20 अपॉन 200 0.10। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब इसके बारे में भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके बारे में भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो आपको आनी चाहिए। पहले एमपी एस की ऑब्जर्वेशन सीख लेते हैं, पहले एमपी एस की ऑब्जर्वेशन सीख लेते हैं, फिर एमपी, फिर एपी एस की ऑब्जर्वेशन सीख लेंगे, फिर एपी एस की ऑब्जर्वेशन सीख लेंगे। दोनों की ऑब्जर्वेशन सीख लेते हैं, एमपीएस और एपीएस। पहले एमपीएस में देखो सर, अगेन एमपीएस की जो वैल्यू है वो हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 रहेगी, ये नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव नहीं होता। एमपीएस 0 कब होगा? एमपीएस 0 कब होगा बेटा? ये मैंने गलत लिख दिया था क्या? एमपीएस 0 कब होगा? बताओ, एमपीएस 0 कब होगा? जब इकोनॉमी में सेविंग होना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एमपीएस 0 नहीं हो सकता, गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। एमपीएस 0 कब होगा? जब सेविंग नहीं हो रही, हमने जितना इनकम बढ़ाया उतना ही कंजम्पशन बढ़ा लिया और सेविंग कुछ भी नहीं किया। तो आप क्या बोलोगे? एमपीएस 0 कब होगा? एमपीएस इज 0 when entire delta y is consumed। जितना डेल्टा वाई आया यानी चेंज इन इनकम आई, वो हमने कंज्यूम कर ली। और एमपीएस 1 कब होगा? एमपीएस इज इक्वल टू 1 जब आपने जितनी इनकम आई पूरी सेव कर ली, व्हेन एंटायर डेल्टा वाई इज सेव्ड। बोलो आया? बोलो, ध्यान रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? एमपीएस के बारे में बातें समझ में आ गई। वैसे ही एपीएस के बारे में कुछ कुछ बातें। सर सबसे पहले आप डेटा देख लो, एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। एपीएस 1 होने का मतलब है जितनी इनकम है उतनी सेविंग है। मतलब खाना तो बंद कर दिया आदमी ने, खाना बोले मैं कंजम्पशन तो कर ही नहीं रहा, मर जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, सब कुछ सेव करूंगा। ऐसा तो बढ़िया भी नहीं करता, बढ़िया से भी बड़े बढ़िया सिंधी होते हैं वो भी नहीं करते। ठीक है, तू करता है ऐसा? 100 रुपए कमाए, बोले पूरे सेव कर लो, भूखे मर जाओ, कोई बात नहीं, नहीं होता ना। तो आप पहली चीज क्या याद रखेंगे? एपीएस कैन नेवर बी 1। एपीएस कभी भी 1 तो हो ही नहीं सकता, कैन नेवर बी 1। क्लियर है क्या? अच्छा, अब जो एपीएस है, एपीएस है ना तो 1 हो सकता, ना एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता। ग्रेटर देन 1 तो और भयानक चीज हो रही है साहब। कमा 100 रुपए रहे हैं और बोले सेव 120 कर लिया। 20 रुपए कहां से लाए? बोले वो चुरा लिया हमने, वो चुरा लिया हमने। नॉट गोइंग टू हैपन। क्या एपीएस 0 हो सकता है? यस हो सकता है। एपीएस 0 होगा व्हेन सेविंग्स आर 0। अगर इकोनॉमी में सेविंग्स नहीं है, जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, यानी व्हेन y इज इक्वल टू c है, जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन है, सेविंग नहीं हो रही, तब एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस नेगेटिव तो होता ही है ड्यू टू नेगेटिव सेविंग्स। एपीएस कैन बी नेगेटिव। ये कुछ बातें
जो एपीएस से जुड़ी है, जो आपको आनी चाहिए। अब जैसे हमने एपीसी में पढ़ा था, जैसे हमने एपीसी में पढ़ा था, वैसे ही यानी कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, वैसे ही हमारा जो सेविंग फंक्शन भी है वो लीनियर सेविंग फंक्शन होगा, क्योंकि एमपीएस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो याद रखना हमारा क्या होगा, लीनियर सेविंग फंक्शन होगा। क्या होगा, लीनियर सेविंग फंक्शन। लीनियर सेविंग फंक्शन का क्या मतलब है, एमपीएस is assumed to remain constant, MPS is assumed to remain constant, MPS constant रहता है at different levels of income। क्योंकि MPS constant रहता है different levels of income, therefore S line is a straight line। S line का स्ट्रेट लाइन होना ही, एस लाइन का स्ट्रेट लाइन होना ही कहलाता है लीनियर सेविंग फंक्शन। और सेविंग फंक्शन होता है बेटा माइनस सी बार। सेविंग फंक्शन का भी अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करेंगे। तो सेविंग फंक्शन का अगर मैं अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करता हूं, सेविंग फंक्शन का भी मैं क्या करता हूं, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करता हूं। तो सेविंग फंक्शन का अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन अगर हम करने जाएंगे, सेविंग फंक्शन का भी अगर हम क्या करने जाएंगे, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करने जाएंगे, तो सेविंग फंक्शन होता है माइनस सी बार, यानी माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी नेगेटिव सेविंग एट पॉइंट जीरो व्हेन y इज जीरो, प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। 1 माइनस बी डिनोट्स एमपीएस। 1 माइनस बी कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस बी कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस बी डिनोट्स एमपीएस। वाई इनकम है और ये माइनस सी बार क्या है, नेगेटिव सेविंग है, या आप बोल सकते हो माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नेगेटिव सेविंग्स है व्हेन वाई इज जीरो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अब सर इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज हैं, इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक जगह रख लीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के अच्छे चांस हैं। सबसे पहला पेपर में पूछे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा इक्वल टू 1 होते हैं। वैसे ही एपीसी प्लस एपीएस भी हमेशा इक्वल टू 1 होते हैं। इसका मैंने जब आपको रेगुलर क्लास पढ़ाई है तब डेरिवेशन भी सिखाया है, अभी डेरिवेशन में ज्यादा माथापच्ची नहीं पालनी है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी कैसे निकलता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी कैसे निकलता है, सी अपॉन वाई। ठीक है क्या? एमपीएस कैसे निकलता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एपीएस कैसे निकलता है, एस अपॉन वाई। ये मेन फॉर्मूलाज अपने को इस चैप्टर में याद हो जाएं। एक अपने को याद हो जाए कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, एक अपने को याद हो जाए कि सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और एक अपने को याद हो जाए कि एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये इस चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए सारे के सारे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस का रिलेशन है कि इनका टोटल 1 है, एपीसी प्लस एपीएस का रिलेशन है कि इनका टोटल 1 है। ये पूरा चैप्टर है, पूरा, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये मान लो कि अगर आपने एक बार भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ इससे पढ़ लो, मतलब आप ये समझो ये क्लास इतनी छोटी क्लास है और इतना बड़ा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को आप इस क्लास से कवर कर सकते हो। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, सब बहुत ऊपर से बताते हैं। एपीसी, एपीएस, एमपीएस, इनके जो रिलेशनशिप्स हैं नहीं बताए जाते हैं पेपर में, उससे ज्यादा बहुत एमसीक्यूज आते हैं। आज ये जो हमने एनालिसिस किए सारे,
ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप इनको। आपको ये चैप्टर करने में जोर आता है, ज्यादा जोर नहीं आएगा। 4 पेज के नोट्स हैं, पूरा चैप्टर इन नोट्स में लिखा हुआ है, एक एक बात जो इस चैप्टर में पूछी जा सकती है नोट्स में लिखी हुई है। जस्ट कंप्लीट दिस, एक बार अभी कर लो, बाद में कभी टाइम मिले थोड़ी सी तेज स्पीड पे कर लो। पूरा चैप्टर अपना इसमें कवर है, इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्लोज कर रहा हूं क्लास।